Guys, am I audible? Yes, sir. Oh. Guys, चलिए perhaps आपने बुकलेट किया होगा आइसोमेरिज्म का, so we'll start discussion of that. आप होम असाइनमेंट 1 से पूछ सकते हो whatever you have solved, और जो भी आपके डाउट्स हैं you can start asking those doubts. ठीक है, और जब डाउट्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको एक आइसोमेरिज्म का टेस्ट पास करूंगा, उसको फिर आप सॉल्व करिएगा एंड यू कैन आस्क डाउट्स फ्रॉम देयर. ठीक है. सर यस बेटा. सर होम असाइनमेंट 4 पार्ट ए का 18 क्वेश्चन. ओके, होम असाइनमेंट 4 पार्ट ए 18 क्वेश्चन. बेटा इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने परहैप्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइम पे पढ़ा था, ये जो है ना, जब भी आप इसका ट्रीटमेंट कराते हैं NH2OH के साथ, तो ये जो ऑक्सीजन है ये H2 के साथ मिलके H2 उसको बाहर कर देते हैं हम लोग. ये रिएक्शन हम लोग वैसे फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी केवल प्रोडक्ट लिख दिया मैंने. ये ऑक्सीजन है. और याद करिए मैंने आपको बताया था C डबल बॉन्ड N जब होता है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है. और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ कैसी होती है, सिन एंड एंटी वाली. याद करें तो एक साइट है ये स्टीरियो आइसोमर या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए. अब आप पूरे कंपाउंड को देखो, जब प्रोडक्ट आप बनाओगे तो एक डबल बॉन्ड इधर रखा हुआ है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, तो एक साइड ये हो गई. फिर एक बीच में देखो काइरल कार्बन प्रोडक्ट में दिखाई देगा, है ना, वो एक साइट हो गया अपने लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए. और फिर एक बाद में C डबल बॉन्ड N अभी अभी बनाया है आपने, वो हमारे लिए एक साइट हो गया. तो यहाँ पर टोटल साइट्स कितनी हो गई, 3. टोटल साइट्स 3. और ये अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए फॉर्मूला सीधे सीधे आप लगा दोगे 2 to the power 3, that is 8. सर होम असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 9. होम असाइनमेंट 2, होम असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 9 बेटा ना. यस. पार्ट ए का बेटा
Yes, sir. उसमें ये बहुत आसान है, आपको उसने न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन में ऐसे कनेक्टिविटी जाती है और ये बहुत आसान रहता है पहचानना। इधर से गए तो ये हिस्सा जो होता है ना, वो साइक्लोहेक्सेन को रिप्रेजेंट करता है। साइक्लोहेक्सेन तुमने बना दिया, फिर आप देखोगे तो इधर भी उसी तरह का एक डिजाइन है, खाली ये रहता है, ये इसमें इन्होंने क्या दिया, स्टैगर्ड में दिया हुआ, जबकि इस वाले में क्या दे दिया आपको, इस वाले में उसने आपको दिया हुआ है एक्लिप्स वाली स्टाइल में। आप ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ एक्लिप्स वाली स्टाइल में दिया हुआ है, सब कनेक्टेड है। हाँ, यहाँ एक्लिप्स वाली स्टाइल में है और यहाँ स्टैगर्ड वाली स्टाइल में, लेकिन ये भी आपको साइक्लोहेक्सेन देगा, यानी यहाँ भी आप साइक्लोहेक्सेन बना दोगे। फिर आप दोनों रिंग्स को देखो, बीच में ये खाली एक CH2 से कनेक्टेड है, तो आप CH2 ऐसे लगा दो। आंसर Yes, sir. सर होम असाइनमेंट 3 का 4th क्वेश्चन। होम असाइनमेंट 3 का 4th क्वेश्चन, पार्ट ए। पार्ट ए 4th क्वेश्चन। पार्ट ए का 4th कहाँ गया, ये जहां पे लिखा है बेटा कंपाउंड एक्स कैन एग्जिबिट, वो वाला। यस। तो इसमें आप ध्यान से देखो सबसे पहले तो आप कंपाउंड जो है उस ऑप्शंस देखो क्या क्या है। ऑप्शंस में टॉटोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म किस में होती है, जनरली एल्डिहाइड्स कीटोन्स में होती है। एल्डिहाइड्स कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ एल्डिहाइड्स कीटोन्स था ही नहीं, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। फिर बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हमने सारे केसेस किए हुए हैं, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड। इसमें देखो तो सी डबल बॉन्ड सी अवेलेबल है, खाली तुम्हें ये चेक करना है कि उसके यहाँ वाले ग्रुप सेम ना हो जाए, मतलब ये ए ना हो बस। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल हो सकता है, तो बी डेफिनेटली आंसर है। लेट्स से सी के लिए क्या होता है, 3 चीजें हमने पढ़ी, कायरल कार्बन, 3 क्या 2 ही समझ लो, कायरल कार्बन और स्पेशल एग्जाम्पल। तो स्पेशल एग्जाम्पल तो ये है नहीं, कायरल कार्बन के लिए देखो यहाँ मिथाइल मिथाइल लग गया है, तो ये तो कायरल कार्बन नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मेटामेरिज्म कहाँ होता है, जैसे ईथर में होता है, सेकेंडरी एमाइंस में होता है, इस तरह का कोई ग्रुप होता है एस्टर टाइप, उसमें ऐसा तो कोई ग्रुप नहीं है, तो यहाँ मेटामेरिज्म भी नहीं है, तो इसका खाली आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। और बताइए, यूज योर माइक। हाँ, क्योंकि मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ, सो वट एवर यू आर सेइंग आप बस वही आंसर कर रहा हूँ, तो प्लीज आप माइक यूज करिएगा। सर होम असाइनमेंट 3 का 8th वन होम असाइनमेंट 3 पार्ट का है। 8 पार्ट है, ठीक है। होम असाइनमेंट 3 पार्ट है 8th क्वेश्चन में कहता है द गिवन कंपाउंड 2 इज रेस्पेक्टिवली आइसोमेरिक विद 1 3 4 एज तो आप इसमें 2 वाला जो है उसमें सी डबल बॉन्ड एन है, यहाँ पर OH लिखा हुआ है ना, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक CH3PH ग्रुप है, मतलब टॉलुइन वाला टाइप का, टॉलाइल जिसको बोलते हैं। अब इसमें तुम्हें इसको कंपेयर करना है
1 से करना है, 3 से करना है और 4 से करना है। तो शुरुआत 1 से कर लेते हैं। लेट अस से 1 के रिस्पेक्ट में क्या है, तो अगर तुम 1 वाले को देखोगे तो 1 में देखो भाई क्या हो रहा है, पीएच है, सी डबल बॉन्ड है, एनएच है, और यहाँ पर तुमने टोलॉइल ग्रुप लिया है। तो कर क्या रहे हैं हम लोगों ने यहाँ ये ऑक्सिम है और यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा चेंज किया, मतलब तुमने फंक्शनल ग्रुप बदल दिया। देखो ना, अब फंक्शनल ग्रुप एमाइड है, तो भाई फंक्शनल ग्रुप अगर बदल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद इसको कंपेयर करते हैं हम, ये हमारा 2 है, इसी का कंपैरिजन करना है हर बार। हाँ, तो अब इस 2 का कंपैरिजन करते हैं। उसने बोला थर्ड के साथ, तो थर्ड के साथ कर लेते हैं। तो थर्ड वाले में, अच्छा थर्ड वाले में उसने देखो उसी कार्बन से पीएच जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन से अभी भी CH3 पीएच जुड़ा हुआ है। खाली उसने चेंज क्या किया है कि ये डबल बॉन्ड इधर रिलोकेट किया, एच इधर भेजा, माइग्रेशन ऑफ एच कराया। तो आप याद करो माइग्रेशन ऑफ एच किस में होता है, टॉटोमेरिज्म में। ऑटोमेरिज्म। Yes, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमर हो गया ये हमारा थर्ड वाला। तो वैसे तो इसी से मेरे ख्याल से आंसर आ गया है क्या, नहीं, दोनों ऑप्शन में उन्होंने फंक्शनल टॉटोमर दिया, सी और डी। तो वही एक और चेक करना ही पड़ेगा। अब फोर्थ वाले को चेक कर लो। ओ, फोर्थ वाला बहुत आसान है, उसमें उसने खाली क्या किया, एक OH जो ऊपर जा रहा था उसको नीचे की तरफ खिसका दिया, यानी सिन एंटी वाला चक्कर कर दिया, समझे ना। तो ये सिन एंटी वाला कर दिया। यहाँ पर जो है पीएच जो है वो लोन पेयर के अपोजिट है और CH3 पीएच OH के अपोजिट है। इस वाले में देखोगे तो CH3 पीएच जो है वो OH के अपोजिट है, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मेरे ख्याल से, नहीं नहीं, एक मिनट फिर से चेक करना पड़ेगा, मेरे से कुछ मिस्टेक हो। CH3 पीएच OH के अपोजिट है और यहाँ पर, अरे नहीं नहीं, ये तो आइडेंटिकल हो गया बेटा, क्योंकि हाँ वो सर। हाँ ये एक ही जैसे तो है। CH3 खाली उन्होंने क्या दोनों तरफ से घुमा दिया, बेवकूफ बना रहे। CH3 पीएच OH के अपोजिट है, यहाँ भी CH3 पीएच OH का अपोजिट है, तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए सी। इज इट क्लियर? यस सर, नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू। सर होम असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। होम असाइनमेंट 4, होम असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 1। 1। The compound X can exist in, इसमें साइट्स काउंट करना। स्टीरियो आइसोमर्स पूछे है ना, जब भी आपसे स्टीरियो पूछेगा और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए साइट्स काउंट करना। साइट्स मतलब कायरल वाली साइट्स और ज्योमेट्रिकल वाली साइट्स। तो आप देखोगे एक कार्बन कायरल तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, तो ये हमारे लिए एक साइट हो गया, और एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, उसका ए बी ऐसा अलग अलग ही है, ये हमारे लिए एक साइट हो गया। कितनी साइट्स हो गई, 2 साइट्स हो गई, तो n की वैल्यू 2 होगी, तो 2 to the power 2, 4 इज द आंसर। ठीक है, यस सर। और बोलो बेटा। सर होम असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट ए। होम असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 19 ना। यस सर। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज 4 डायस्टेरियोमर्स। देखो याद रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टेरियोमर्स। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाले क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से केवल मिलेंगे। तो जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डायस्टेरियोमर्स।
तो मेरे को पहला ए ऑप्शन में 2 ही मिलेंगे, नहीं ए वाले में तो ज्योमेट्रिकल इसमें है ही नहीं, उसको हटा दो। बी वाले में बात, ए में तो है नहीं ज्योमेट्रिकल, बी वाले में ज्योमेट्रिकल है और दो सी डबल बॉन्ड साइड्स हैं, राइट, और दोनों ज्योमेट्रिकल शो करते हैं, तो आप कर लो जेड जेड, जेड ई जेड अनसिमेट्रिकल है ना, इसलिए ई जेड वाला भी चलेगा, और ई यानी 4 हो गए, तो आंसर तो ये पता चल गया। सी वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खाली बीच वाला डबल बॉन्ड दिखाएगा, इसलिए 2 होंगे, और डी वाला भी कितना ऑड नंबर है ना, हाँ तो 2 ही दिखाएगा, सो केवल आंसर आपका बी हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके सर। सर यस। होम असाइनमेंट 4 का पार्ट बी 10th। पार्ट बी का 10th क्वेश्चन कहता है 4 फेसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन आर पेंटेड विद 4। ये तो देखो बहुत आसान है, इसमें वो क्या कहना चाहता है कि आप जो भी टेट्राहेड्रन बनाएंगे, है ना, तो उसमें अगर सारे फेसेस अलग अलग कर, मतलब वो केवल ये कहना चाहता है कि आपकी जो 4 डिफरेंट साइड्स हैं ना, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स, केवल ये बताना चाहता है। और जब 4 डिफरेंट ग्रुप्स कार्बन से जुड़ जाते हैं, ये कार्बन है, इसके साथ मैं अगर लिख दूंगा G1 G2 G3 G4, है ना, तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स का मतलब ये कार्बन कायरल हो गया, और कायरल होने पे क्या हो जाता है, इसका मिरर इमेज भी लिखा जाता है साथ में, एंशोमर जिसको बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो टोटल डिफरेंट वो होंगे वो 2 हो जाएंगे, एक को अगर हम डेक्स्ट्रो बोलेंगे तो दूसरा बाय डिफॉल्ट लेवो हो जाएगा, बस इतना वो कह रहा है। और बोलो बेटा। सर होम असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन 20 है, पार्ट ए। असाइनमेंट होम असाइनमेंट 1 पार्ट 20th या 29th? 29। 29th। देखो 29th क्वेश्चन कहता है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब होता है रेसिमिक मिक्सचर बनाना, यानी कि उसके पास डेक्स्ट्रो लेवो दोनों फॉर्म्स होनी चाहिए। अब ये डेक्स्ट्रो लेवो रेसिमिक ये कहाँ पर आएगा, ये कायरल में आएगा, जब कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तभी तो वो डेक्स्ट्रो या लेवो हो पाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर बोलता है टॉटोमेरिज्म।
टॉटोमेरिज्म कब होता है? एल्डिहाइड्स कीटोन्स में टॉटोमेरिज्म होने के लिए अल्फा कार्बन के पास क्या अवेलेबल होना चाहिए? H। यानी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक टॉटोमेरिज्म भी और रेसिमाइजेशन। लेकिन रेसिमाइजेशन के लिए कायरलिटी का होना जरूरी है, तभी तो वो कायरल कार्बन डेक्स्ट्रो या लेवो में एग्जिस्ट करेगा। अगर कायरल कार्बन ही नहीं होगा तो डेक्स्ट्रो लेवो कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो दो चीजें देखनी है कि अल्फा कार्बन शुड बी कायरल and it should have H। कायरल होना चाहिए और इसके पास H होना चाहिए, कायरल होना चाहिए और इसके पास H होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब इसको आप बना लो, इसमें सिंपल सी चीज बनती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी परफेक्टली मैच कर रहा है, क्योंकि CH3CHCl लिखा हुआ है ऐसा। तो देखो ये, अब अगर आप इसका टॉटोमर बनाओगे तो कायरलिटी खत्म हो जाती है, कायरलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया। लेकिन जब ये वापस कायरल बनेगा, क्योंकि टॉटोमर बन रहा है फिर कीटो बनेगा, सो जब वो वापस कीटो बनेगा, अपना कीटो बनेगा, तो ये कायरल कार्बन अब डेक्स्ट्रो होगा कि लेवो होगा? कायरलिटी खत्म हो गई, अब वापस डेक्स्ट्रो लेवो में से कोई बनेगा। तो उसका आंसर है 50-50, यानी कि यहाँ पर डेक्स्ट्रो भी बनेगा और लेवो भी बनेगा, कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो जब दोनों बनेगा तो उसको हम रेसिमिक बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं स्टार्टिंग में रेसिमिक हो, लेकिन एक बार जब कायरलिटी लूज कर देता है तो वापस कायरलिटी आने पर डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों मिलता है। तो बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर रेसिमिक। और बोलो बेटा, गेटिंग क्यूब वगैरह किसी ने नहीं किए क्या? सर यस, सर विंडोज क्वेश्चन नंबर 24। विंडोज क्वेश्चन नंबर 24। वैसे क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आईआईटी वालों ने बनाया था। ऑल्दो ये केमिकल बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन है, बट आई विल एक्सप्लेन यू। इसमें खास बात ये कि अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको सॉल्व करता है तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? प्लेनारिटी वगैरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके, क्योंकि वहीं से हमको शेप का आइडिया आता है। तो जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे हर एक कार्बन का, तो sp2 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 क्या होता है? ट्रायगोनल प्लेनर, है ना? तो अगर हर एक कार्बन ट्रायगोनल प्लेनर है, जैसे बेंजीन हर एक कार्बन ट्रायगोनल प्लेनर होता है, हम पूरा सिस्टम क्या बोल देते हैं? प्लेनर, है ना? तो पूरा सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। बट इसमें एक खास बात है, पहली चीज तो यहाँ कोई रिंग नहीं है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड आपको बीच में दिख रहा है ना, इसके अबाउट रोटेशन अलाउड हो जाता है, इसको फ्री रोटेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम प्लेन में नहीं हो सकता, लेकिन जैसे मान लो मैं दो प्लेन्स को ऐसे सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करता हूं, तो ये प्लेन में हो सकता है, लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। ये एक थोड़ा सा इसको मैं घुमा करके इसको परपेंडिकुलर बना देता हूं, तभी तो उसने क्वेश्चन पूछा है ऑल पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस, यानी कि
ऑल पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस अगर तुम बोल दोगे तो ये प्लेनर नहीं होगा। ऑल पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस में ये प्लेनर नहीं होगा। हाँ, एक कन्फॉर्मेशन में ये प्लेनर होगा जब ये सब सिस्टम ऐसा प्लेनर दिख रहा हो। इज इट क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ, अब देखो कितनी खास बात है इसमें, एक स्पेशल चीज उन्होंने, इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। उन्होंने क्या किया कि ये जो एक प्लेन है ना इधर वाला, उस प्लेन को लाइन बना दी और ये प्लेन प्लेन ही रहने दिया। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि लाइन प्लेन में हमेशा रहती है, तुम कितना भी इसको घुमा दो, लाइन विल रिमेन इन द प्लेन ओनली। तो अब देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या दे दिया तुम्हें, HC ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर वाला हिस्सा वैसे ही रखा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp2 ये sp कर दिया, यानी जो इधर वाला हिस्सा प्लेन हुआ करता था वो लाइन बना दी उसने, और ये प्लेन को ही रहने दिया। अब तुम चाहे जितना घुमा दो, लाइन तो प्लेन का ही हिस्सा रहेगा ना, तो यानी ये पूरा का पूरा पार्ट ऑफ प्लेनर हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर प्लेनैरिटी। समझ में आया बेटा? यस सर। देखो कितना बेहतरीन बनाया क्वेश्चन। अब डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन एक खास टाइप का क्वेश्चन है, एलीन है ये। इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो है ना, ये इतने एटम्स एक प्लेन में रहते हैं, फिर दो एटम्स ऐसे होते हैं जो परपेंडिकुलर हो जाते हैं इसके। याद है केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया गया, जीओसी में पढ़ा हमने कि ये 5 एटम्स प्लेन में होते हैं और ये प्लेन के बाहर रहता है। तो ये तो प्लेनर में नहीं हो सकता, यहाँ पर केवल 5 एटम्स इन वन प्लेन है मैक्सिमम। तो उन्होंने क्या चाला कि सी ऑप्शन में ये जो 2 एटम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ना, इनको हटाकर उसने ऑक्सीजन डाल दिया। लो, अब ये तो उस एक ही एटम डाल दिया उसने, वैलेंसी वाली 2 कर दी उसने यहाँ पर, लेकिन अब वो तो लाइन हो गई ना हमारे लिए। तो अब ये पूरा का पूरा सिस्टम एक प्लेन हो गया। देखिए इसीलिए मैंने बोला कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने जिस स्टाइल से फ्रेम किया क्वेश्चन को, तो कई बच्चे बाय मिस्टेक या तो सबको प्लेनर कर देंगे, या फिर वो चूज क्या करेंगे, A B C D वाला तो हो सकता है उन्होंने पढ़ लिख कर गए होंगे तो नहीं मार्क करेंगे, लेकिन ये आंसर उनका गलत होगा ही होगा। इसको आप अच्छे से लिख लो। हाँ? सर और विंडोज का 27। विंडोज का 27 इसको हटा दे बेटा। ओके सर। सर विंडोज का 13 वाला गया। 13 वाला भी चलो, पहले 27 कर लेते हैं। 27 तो एक्चुअली जीओसी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कोई भी कंपाउंड जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करोगे ना, अगर ये कंपाउंड एसिडिक इनफ है तो ये लिबरेट करा देगा CO2। भाई सॉल्ट बनना चाहिए और एक एसिड बनता है इधर H2CO3, जो अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो आपका कंपैरिजन HA का H2CO3 के साथ होता है। अगर HA ज्यादा एसिडिक है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, CO2 लिबरेट होगा। लेकिन अगर HA H2CO3 से कम एसिडिक हो गया तो नहीं होगा रिएक्शन। तो हमने बड़ा सा ऑर्डर लिखा था, याद करिए। उसमें जो फिनॉल है, फिनॉल वो H2CO3 से कम एसिडिक था, तो फिनॉल विल नॉट बी एबल टू लिबरेट। सिंपल, ठीक है। ओके सर। फिर 13th क्वेश्चन किसने पूछा बेटा? यस सर मैंने। इसको हटा दें, should I remove this? ओके सर। 13th क्वेश्चन कौन सा विंडो था ना? 13 भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो 13th क्वेश्चन में वो क्या बोलता है, एक ZCH2CH2Z, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है। आप सोचो ब्यूटेन है,
CH3 CH2 CH2 CH3, समझ लो ब्यूटेन ही तो है ना। अब याद करो ब्यूटेन के हम लोगों ने कन्फॉर्मर्स बनाए थे, है ना। तो ब्यूटेन के कौन से कन्फॉर्मर्स स्टेबल होंगे, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हो तो याद रखना है स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल होता है। ऐसा स्टैगर्ड फॉर्म आप समझ सकते हो स्टैगर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो 60 डिग्री एंगल पे है। स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल होता है, लेकिन ये सारे ग्रुप्स यूनिफॉर्म तो नहीं है, इसमें दो स्टैगर्ड पॉसिबल हो जाते हैं। एक को एंटी बोलते हैं, देखो कोच, एक को गॉश फॉर्म बोलते हैं। गॉश। ठीक है, ये एंटी हो गया और एक हो जाएगा गॉश फॉर्म। ये तो इसका मतलब ओनली टू स्टेबल फॉर्म्स। अब ध्यान से देखकर बताओ इन दोनों में से कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसमें डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है, बताओ। एंटी। एंटी तो मैं सर इसके नीचे एंटी। लिख दूंगा म्यू एंटी इज इक्वल टू 0। इसका म्यू तो 0 नहीं होगा तो ये नॉन 0 लिखूंगा, गॉश। अब ये देखो क्वेश्चन में उसने आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ एंटी वाले का, तो अगर इसका दिया और दो ही फॉर्म्स पॉसिबल है तो भाई दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। 1/8। ठीक है, अब उसने फॉर्मूला भी आपको दे दिया, म्यू टोटल करके देखो ऊपर ही लिखा हुआ है μ1x1 प्लस μ2x2 प्लस सो ऑन, लेकिन दो ही फॉर्म्स है तो हम सो ऑन वाला हटा देंगे। म्यू टोटल 1 डिवाइड दिया है, केमिकल बॉन्डिंग डिवाइस द यूनिट। μ1 आप ये ले लो 0 और 0.82 प्लस इधर रख दोगे म्यू फॉर गॉश और 0.18, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा म्यू गॉश इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा 1 अपॉन 0.18, दैट मीन्स 100 अपॉन 18, so 5.55 डिवाइड। इज इट क्लियर बेटा? यस सर क्लियर, थैंक यू। अभी लेकिन इसमें सेकेंड पार्ट भी है बेटा। सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि अगर मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में कहता है एक कंपाउंड है ये वाला, अगर मैं Y को CH3 रख दूं, मतलब वो ऐसा कह रहा है, तो कह रहा है इसका कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा, और अगर Y को वो OH रख दे तो कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा। तो देखो हमेशा तो एंटी फॉर्म ही स्टेबल होता है, खाली स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जैसे गॉश इफेक्ट, याद है उसमें Yes. गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। और गॉश कब आता है, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई थी, इस चक्कर में यहाँ गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बाकी नॉर्मल वाला जो था उसमें अगर CH3 ऊपर है तो CH3 यहाँ नीचे वाला होगा तो ज्यादा स्टेबल हो। बाकी डी वगैरह आप अरेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अपने हिसाब से आप डी को अरेंज कर दो, इसमें भी आप कोई डी लगा दो, एच लगा दो, हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसा कर दो। तो इसका मतलब है इसमें गॉश फॉर्म में ये वाला बना लेना और इस वाले में एंटी वाला बना लेना। ठीक है, यस सर। यस। सर आपने जो वो पीडीएफ भेजा था ना, उसमें एक डाउट है। पीडीएफ कौन सा भेजा तुमने? सर वो रीडिंग के लिए भेजा था ना, हाँ हाँ, उसमें कौन सी पीडीएफ बेटा? वो एनामोलिक इफेक्ट में एक डाउट है। एनोमेरिक इफेक्ट में क्या डाउट है बेटा? सर वो जब तो मेरी इक्वेटोरियल एडवाइस होता है। जानते हो क्या है, मैं बताता हूँ, उसको ज्यादा सोचना नहीं है। उसमें 2-3 एग्जांपल्स तुम्हें मिलेंगे जो अलग टाइप के हैं, चाहे वो गॉश इफेक्ट वाली शीट देखोगे या उसको अपने नोट्स में लिख करके उसको याद करो, उस पर बहुत सोचोगे तो नॉर्मल सिचुएशंस पे कंफ्यूज होने लगो। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आप मानो, उसको आप लिख लो और उसको याद करो, वो उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछता नहीं है उसमें, सर वो बस एक्सप्लेन कर दो ना, वो इक्वेटोरियल तो उससे अलग हट। सर वो एग्जांपल उसमें ही दिया था, लास्ट वाला, वो इक्वेटोरियल में इसीलिए तो ज्यादा मैं बोल स्टेबल रहा था। हूँ वो। हाँ हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है वो सब एक्सप्लेन करना, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ उसको।
समझे? अभी उसमें मैं बताना शुरू कर दूंगा कि n का इलेक्ट्रॉन या अपोजिट डायरेक्शन से स्टेबलाइज, ये सब नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो लेवल अभी आप होने दो, उसको याद कर लो। जब कभी तुम और क्वेश्चंस कहीं से करोगे और तुम्हें लगे कि नहीं उसकी रिक्वायरमेंट है, तब उसको यूज करना, अभी के लिए उसको अवॉइड करो। ओके सर। एग्जाम्पल लेकिन याद कर लेना सब लोग, हाँ, वो जो भी, चाहे वो गॉस इफेक्ट के केसेस हो, है ना, और चाहे वो वहां पर एनोमेरिक इफेक्ट जो लिखा हुआ है, उनके एग्जाम्पल जरूर आप याद कर लेना, नोट्स में कॉपी कर लेना कि हाँ इस टाइप के एग्जाम्पल्स अगर आए तो इनमें आंसर थोड़ा सा बदल जाता है। और बेटा डाउट्स है, नहीं तो मैं टेस्ट पेपर भेजूं? यस सर। एक बार आप सब लोग सोच लो बेटा, किसी को कोई और डाउट है? क्योंकि जब टेस्ट पेपर शुरू होगा तो फिर वो बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, इन दैट सिनेरियो फिर डाउट्स नहीं होगा। तो आप बताइए, शुड आई सेंड द टेस्ट पेपर? उसके बाद उसका Yes, ये sir. सर डिस्कशन कर टेस्ट सकते पेपर हो हम सेंड लोग। कर दो, क्या बेटा? तो टेस्ट पेपर सेंड कर। ओके, तो मैं भेजता हूँ। सर मिल गया बेटा सबको? हैव यू रिसीव्ड? Yes. ठीक, ओके, इसको अटेम्प्ट करिए और जैसे फिनिश हो जाता है फिर हम इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? फटाफट अटेम्प्ट करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाकर अटेम्प्ट करिएगा। 15 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं।
गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में आप चेक कर लेना, उसमें आपको टॉटोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करेगा ये निकालना है। Question number 13, which of the following can exhibit tautomerism? Huh?
कर लिया बेटा सबने? सर 5 मिनट। ओके। डन सर। डन। बाकी लोग भी कर लें, 1 मिनट 2 मिनट और दे देते हैं, फिर आप डाउट्स पूछ लेना इसमें से जो भी हो।
सबने कर लिया? यस सर। चल, तो इसके डाउट्स ले लेते हैं। सारे क्वेश्चंस आ गए या फिर डाउट्स हैं इसमें, बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बड़ी स्पेशल होनी चाहिए। देखिए वो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ये वाला मॉलिक्यूल, ये ब्यूटेन है, अगर वो बोलता है ये मॉलिक्यूल कायरल है क्या, तो आप बोलोगे नो, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? यस सर। इसमें किसी भी एंगल से आपको कायरल नहीं बोला उसने। लेकिन क्या पूछा उसने, बोला कि अगर आपको कन्फॉर्मर दे दिया जाए तो क्या देखकर बता सकते हो कौन सा कन्फॉर्मर कायरल हो सकता है। भाई ये कायरल इसलिए कंपाउंड नहीं हो पाएगा क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल है, ये तो तुरंत चेंज हो जाता है ना। तो आप देखोगे ऑप्शन सी ऐसा कन्फॉर्मर है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना मतलब वो हो गया कायरल। सिंपल है, वो नॉन सुपर इम्पोसिबल हो जाएगा मिरर इमेज पे। इज इट क्लियर? सर बट उसके 4 ग्रुप्स सेम है, डिफरेंट नहीं है ना? क्या बेटा? तो उसके 4 ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए ना? नहीं नहीं, तुम कंफ्यूज हो। कायरल मॉलिक्यूल अलग होता है, कायरल कार्बन अलग चीज होती है। कायरल मॉलिक्यूल अलग चीज होता है, कायरल कार्बन में 4 ग्रुप्स बोले जाते हैं। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं आंसर की भेजता हूँ। सर बी का 11 बता दो ना वो। एक मिनट, मैं आंसर की निकाल कर भेजता हूँ ना एक बार सबके लिए। मिला बेटा? मिला? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब आप इसको आंसर्स में देखो और फिर क्वेश्चन पूछो। कौन सा बेटा तुम बोल रहे थे अभी? सर 11 का बी ऑप्शन। 11 का बी ऑप्शन। 11 के बी ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई ना, सीधे सीधे कट वो करेगा ये। अलग अलग प्लेन में है ना वो। ऐसे इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, इसके नीचे जाए ऊपर जाए, आधा मॉलिक्यूल प्लेन के उधर जाएगा, आधा इधर आएगा। मॉलिक्यूल मतलब आधा ग्रुप का हिस्सा इधर, आधा इधर। इस वाली तरफ भी आधा इधर, इधर आधा इधर। पॉइंट्स यस ऑफ सर। सिमेट्री होते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब वो सिमेट्रिकल पॉइंट्स आपको केवल ऑब्जर्व करने हैं, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती ओके सर। है। और बताइए। सब लोग आंसर की से मैच करा लें बेटा।
वैसे थोड़ा थोड़ा मैंने वहां लिखा भी है, बट ये दूसरे बैच का डिस्कशन है एक्चुअली, जो मैंने पिक्चर के फॉर्म में तुम्हें भेज दी। कई सारे इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं बेटा। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 ही बहुत अच्छा सा है, बाकी कई सारे क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी उस टाइप के डिस्कस किए हुए हैं तुमसे, पर आप हो ही गए होंगे। सर 6th वाला। 6th वाला 6 वाला भी बहुत आसान है। देखो लोएस्ट एनर्जी का मतलब क्या है? मोस्ट स्टेबल। और मोस्ट स्टेबल हम कब बोलते थे? जब जो ग्रुप्स, मान लीजिए कि एक ग्रुप मैंने जी इधर लगाया तो जी डैश पीछे होगा तो ये एक्लिप्स वाली स्टेट हो जाएगी। क्या इस बात को एग्री करते हैं? ये एक्लिप्स हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि जी और जी डैश जो हो ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाए, एंटी पैरेलल हो जाए। अब तुम इसी में देखो, पहली चीज सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने कंपाउंड ही बदल दिया। डी ऑप्शन यस भी सर। नहीं हो सकता, उसने कंपाउंड बदल दिया। कंपटीशन ए और बी के बीच में है। ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में कंपटीशन है। अगर तुम ए वाले में देखोगे ना, ए वाले में प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसमें मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ दिख रहा है और पीछे वाला जो ग्रुप है वो भी उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखो, तो ये अनस्टेबल हो गया ए वाला। ये एक्लिप्स जैसा लगेगा, पीछे वाला ग्रुप भी ऊपर की तरफ है, साइक्लोहेक्सेन और मिथाइल भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए ए कैन नॉट बी द आंसर, बी इज द राइट आंसर। और बोलो। जिनको डाउट नहीं है वो दे कैन टेक रेस्ट नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी लोग एनालाइज कर लो पेपर को बेटा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दोज हु आर नॉट हैविंग डाउट्स दे कैन लीव, वो ब्रेक कर ले। फिर 10th का कौन सा बेटा? और 10th 10th। 10th में तो रिलेशन निकालना है, तो बहुत मैंने तुमको बताया हुआ है। यस सर, वो सी आएगा, मुझे सी आया। तुम्हें सी आया और आंसर क्या दिया हुआ है? और डी। आंसर की पहले चेक करो, चेक कर लिया? वही सर, मुझे मैंने ऑप्शन मतलब रॉन्ग बराबर है। ठीक है, फिर वही इसीलिए मैंने कहा आंसर पहले चेक कर लो। Sir, यस बेटा। sir, in the 11th question, the C in the C option, the SO3 H groups are below na. So in the answer key, you have given the C option also, but it will not show optically. No, it does not matter. It does not matter whether you write groups like A, B, B, like this you write, or you write like this, A, B, B, A. Does not matter. दोनों ही optically active होते हैं. These two rings are actually perpendicular. So these A and B will be
यू नो परपेंडिकुलर टू दीज ए एंड बी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर. ओके Yes, sir. Sir, question इन 2. ऑप्टिकल इट डज नॉट मैटर, ज्योमेट्रिकल होता तो व्हाट डिड यू से बेटा? Question 2. क्वेश्चन टू इसको आप ऐसे सोचो कि फर्स्ट और सेकंड जो कंपाउंड है उनका एनॉल आप बनाओगे तो आपको स्पेशल कैटेगरी मिलती है, इसमें एरोमेटिसिटी आता है, एरोमेटिसिटी. थर्ड में एरोमेटिसिटी नहीं है. और 1 और 2 वाले में कंपैरिजन करोगे तो 1 में डाइपोल डाइपोल रिपल्शन भी आता है, डाइपोल डाइपोल रिपल्शन, तो उसका एनॉल बढ़ जाएगा, मैंने साफ साफ लिखाया वो. तो फर्स्ट हो जाएगा ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन थर्ड. और बोलो बेटा. सर 7th वाला. सेवेंथ वाले में मैंने आपको स्टाइल बताई है कि पहले तो 2 ही तरीके आप चेक कर लो, चेक करो कोई कायरल सेंटर तो नहीं है, और फिर दूसरा आता है स्पेशल एग्जांपल. जैसे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन देखोगे तो ये स्पेशल एग्जांपल में फॉल करेगा. कितने ऑड नंबर या इवन नंबर चाहिए होता है कायरलिटी के लिए? क्यूमुलेटिव इवन नंबर है. और उसके बाद इवन नंबर के बाद लास्ट वाले में ए बी चाहिए होता है, वो भी है, इसका मतलब ए शो करेगा. बी वाला कैसा है? वो एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड वाला, ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ है, ये भी करेगा. खाली आपको ग्रुप चेक करना है, ये एच ना हो जाए, ए ना हो जाए बस. सी वाले में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये भी होगा. और डी वाला क्या है? 1 2 3, ये ऑड नंबर हो गया क्यूमुलेटिव, तो ये नहीं होता है. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है या हो गए? आप सब लोग खूब अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और एग्जाम आपका सैटरडे संडे को है, बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है. कुछ बोला बड़ा किसी ने? 5th क्वेश्चन बस है. 5th क्वेश्चन में कहाँ गया अभी? 5th क्वेश्चन में केवल टॉटोमेरिज्म आपको करके दिखा देनी है. ऐसा दिया हुआ है, यहाँ स्टार लगा दो, टॉटोमेराइज करा दो इसको. टॉटोमेराइज जब आप कराओगे तो ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा. अब किसी को क्या पता है कि सीओ पहले यहाँ था कि यहाँ हो सकता है, क्योंकि अब तो दोनों OH हो गए. एक नया टॉटोमर इसका बना दो जिसमें OH यहाँ रहने दो, यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, देख लो मैच करा दो. ठीक है, So, 14th question. यस बट So, 14th question. हाँ 14 में से केवल काउंट करना है, नंबर काउंट करना है आपको, कायरल कौन कौन सा होगा. खाली क्या ओपन चेन वाला नाइट्रोजन काउंट नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है, एमाइन इन्वर्जन हो जाता है. उसके अलावा सारे सेंटर्स काउंट होंगे, जिसमें भी 4 टेट्राहेड्रल मान करके लोन पेयर के साथ ग्रुप काउंट होता है. नाइट्रोजन काउंट होगा अगर ट्राइंगल में है या फिर स्क्वायर में, इस तरह से तो काउंट हो जाएगा. उसके अलावा कहीं काउंट नहीं होता. सल्फर काउंट हो जाता है अगर उसके 3 ग्रुप्स हैं, एक लोन पेयर है. फास्फोरस काउंट हो जाता है अगर उसके 3 ग्रुप्स हैं डिफरेंट और एक लोन पेयर है. इस तरह से आप काउंट करते हो, तो आप काउंट केवल कर लो. जैसे कि एक मेरे को दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पर एक कार्बन है जो हाइड्रोजन NH2 और इधर पीएच से जुड़ा हुआ है, तो दैट विल बी वन साइड. फिर आगे बढ़ोगे नाइट्रोजन काउंट नहीं होगा. फिर आगे गए तो रिंग में एक कार्बन है जो कायरल है, उसको काउंट करोगे. फिर और आगे बढ़ोगे तो एक और कार्बन कायरल मिलेगा सल्फर के साथ जो कनेक्टेड है. इस तरह से काउंट होते चले जाएंगे, काउंटिंग करनी है केवल.
सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। अब तक कोई भी ऐसा नहीं कि बैठ करके कुछ और ही कर रहा हो। सो ये टाइम आप यूटिलाइज करिए अच्छे ढंग से। जो पहले प्रॉब्लम्स किए हैं उसको रिवाइज करिए, रिवीजन करेंगे तो कुछ डाउट्स आएंगे वो सब हम लोग फ्राइडे को ले लेंगे, चाहे वो IUPAC नॉमेनक्लेचर हो, GOC हो या ICMARISM हो। ठीक है, Yes, चलिए अभी रेस्ट करिए।